फूड इंडस्ट्री में हद से ज़्यादा कंपटीशन है। अपने दुश्मनों को हराने के लिए रेस्टोरेंट कई ऐसे इनोवेशन करते हैं जिससे वे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। हालांकि इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ अच्छे निकलते हैं, वहीं कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, जैसे कि ये विशालकाय बर्गर या फिर ये अजीबोगरीब रंग वाला कॉन्कुशन। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, हद से ज़्यादा चीनी डालने से लेकर ऐसी चीज़ें डालना जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने फास्ट फूड्स के साथ हद कर दी। अजीब सा हुला बर्गर। कई लोगों का ऐसा कहना है कि पिज्जा में पाइनएप्पल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे बर्गर में डालें तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ मैकडोनल्ड्स ने 1960 में ट्राई किया। उन्होंने बर्गर की पेटीज को पाइनएप्पल के रिंग के साथ एक्सचेंज कर दिया। जी हाँ, बन पर चीज के साथ ग्रिल्ड पाइनएप्पल रखा गया था और इसे हुला बर्गर का नाम दिया गया था। और ये सुनने में उतना ही बुरा लग रहा था जितना कि दिखने में, लेकिन इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन के कारण कुक किया गया था। 1960 के दशक में मैकडोनल्ड्स ने पाया कि जिस भी एरियाज में कैथोलिक आबादी बड़ी मात्रा में पाई जा रही थी, वहां उनका सेल कम होता जा रहा था। तो बाद में पता चला कि चर्च जाने वाले लोग अक्सर फ्राइडे को मीट खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैकडोनल्ड्स ने इस आइडिया की खोज की, बिना मीट का बर्गर। हालांकि आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन हुला बर्गर इतना अच्छा नहीं था। हालांकि इस हुला बर्गर ने द फिलेट ऑफ फिश को मशहूर बना दिया, लेकिन ये अजीब गरीब पाइनएप्पल सैंडविच एक ऐसा फेल है जिसे भुला देना ही अच्छा है। लेकिन इससे हमें ये जवाब नहीं मिलता कि भला पाइनएप्पल को पिज्जा में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर आपका जवाब ना है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हालांकि आपका जो भी जवाब हो, आप मैकडोनल्ड की तरह हारने वाले नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे फास्ट फूड के टॉपिक्स की ओर। अफ्रीका बर्गर। पीटा ब्रेड में लिपटा हुआ बर्गर आपको भले ही कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन जब मैकडोनल्ड्स ने 2002 में मैक अफ्रीका नाम की चीज को रिलीज किया, तब उनका वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। इस 2002 के विंटर ओलंपिक्स को सेलिब्रेट करने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन उसी साल दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों में भयंकर अकाल पड़ गया। एक और जहां 12 मिलियन अफ्रीकियों को भूखा रहना पड़ रहा था, मैकडोनल्ड्स उनके देश के नाम का इस्तेमाल करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, ये लिमिटेड एडिशन बर्गर अफ्रीका में अवेलेबल भी नहीं था। और तो और कई ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद मैकडोनल्ड्स ने अपने इस बर्गर को अपनी लिस्ट से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने तो इस हद तक हद की कि उन्होंने इसी नाम के साथ एक बार फिर से 2008 के ओलंपिक्स में बर्गर रिलीज किया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भी इस बर्गर का विरोध किया गया था। ऐसा लगता है कि अभी तक इतने पैसे कमाने के बावजूद वे अपने लिए कॉमन सेंस नहीं खरीद पाए। डबल डाउन। हालांकि हम सभी जानते हैं कि एक सिंपल से बर्गर के बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, लेकिन 2010 में KFC ने हद ही कर दी जब उन्होंने डबल डाउन बर्गर रिलीज किया। ट्रेडिशनल बन को तली हुई चिकन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था और बीच में बेकन, चीज और बारबेक्यू सॉस लगाया गया था। हालांकि ये एक बहुत ही अजीब सा प्रोडक्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ वेजिटेरियंस ही नापसंद कर रहे थे इसे। हालांकि बिना बन वाले फैक्टर ने इसे पॉपुलर तो बनाया, लेकिन ये बात इसकी बिक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। और तो और फास्ट फूड खाने वालों ने भी इसे बहुत पसंद नहीं किया। हालांकि ये चीज KFC को दुनिया भर में अपनी डबल डाउन रेंज लॉन्च करने से नहीं रोक सकी, और साउथ कोरिया में तो उन्होंने एक नया ही एडिशन बनाया था, हैमबर्गर पैटी को ऐड करके जिंजर डबल डाउन किंग बनाना। और फिलीपींस में उन्होंने डबल डाउन बर्गर को डबल डाउन डॉग के नाम से इवॉल्व किया, जिसमें उन्होंने फ्राइड चिकन ब्रेस्ट पैटी के बीच में हॉट डॉग को रैप किया था। लेकिन इस फास्ट फूड रेस में कनाडा को जीत हासिल हुई जब उन्होंने वेफल डबल डाउन रिलीज किया। ये हैं बेल्जियम के वेफल्स के चारों ओर 2 चिकन फ्लेट्स, जिसे शायद मेपल सिरप की जगह मेयोनीज में डिप कर दिया गया है। कोई मुझे बताए कि भला ये डबल डाउन डायनेस्टी का अंत कहां पर होने वाला है? चीकी चीज़ा। अगर आपको लगता है कि KFC ने बर्गर में बंस को चिकन के साथ रिप्लेस करके हद कर दी, तो एक नज़र ज़रा आप यहाँ पर डालिए, ये देखने के लिए कि उन्होंने पिज्ज़ा के साथ में क्या किया। चीज़ा के नाम से KFC ने पिज़्ज़ा के क्रस्ट को एक बड़ी तली हुई चिकन के साथ रिप्लेस कर दिया। हालांकि ये एशिया के कुछ ही KFC आउटलेट्स में अवेलेबल था, जिसके साथ उन्होंने टोमेटो सॉस, चिकन हैम, पाइनएप्पल चिकन्स, मोज़रेला और चीज़ सॉस को कंबाइन किया था। हालांकि सुनने में तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन कस्टमर्स को जो चीज़ सर्व की जा रही थी उसने उनकी मार्केटिंग एक्सपेक्टेशंस को मात दे दी। हालांकि यहाँ जो लोग क्रस्ट को आधा अधूरा खाकर छोड़ दे रहे थे, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन रिव्यूअर्स ने ये नोट किया कि ये चीज़ काफ़ी ऑयली थी और इसका स्वाद भी काफ़ी ग्रीजी हो सकता था। अगर आप एक साइड ऑर्डर दें तो आपकी आत्मघृणा की भावना थोड़ी सी कम हो जाएगी और आप अफसोस करना बंद कर देंगे।
प्रॉब्लमैटिक मैक पिज्जा। सिर्फ केएफसी ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि पिज्जा के साथ एक्सपेरिमेंट करती है। 1980 में जब मैकडोनल्ड ने देखा कि पिज्जा हट यूएस में हर साल 10% से भी ज्यादा स्तर पर पॉपुलर होता जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी इस पिज्जा पाई मार्केट का एक हिस्सा बन जाए। तो इसलिए मैकडोनल्ड्स ने अपना सुनने पर अजीब लगने वाला मैक पिज्जा लाया ताकि वे अमेरिका के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। उन्होंने स्पेशल ओवन बनाने में सालों लगा दिए ताकि वे एक पिज्जा को बस कुछ ही मिनटों में पका सकें। हालांकि ये मशीन इतनी बड़ी थी कि कुछ फ्रेंचाइजीज को अपने पूरे किचन को रिमॉडल करना पड़ा ताकि वे इस विशालकाय पिज्जा मेकिंग मशीन को अपने किचन में फिट कर सकें। अब अगर आपको ये डील महंगी नहीं लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस एक मशीन की कीमत ही $50,000 है, जो कि आज के $1,00,000 के बराबर है। हालांकि भले ही वो एक पिज्जा को 10 मिनट में क्यों ना पका ले, लेकिन ये उनके बर्गर की तुलना में उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सौदा था। यही नहीं, इन पिज्जा की कीमत की शुरुआत $5.99 से होती थी। अब उनके हैमबर्गर की तुलना में कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि उनकी कीमत तो $1 से भी कम थी। अब इस बात से बुरी शुरुआत करने की और क्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं कि मैकडोनल्ड्स के मेन पिज्जा कॉम्पिटिटर पिज्जा हट ने अचानक ही उनका पूरा सफाया करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की। जिन भी जगहों पर मैक पिज्जा सर्व किए जा रहे थे, पिज्जा हट ने वहां पर बाय वन गेट वन फ्री डील की शुरुआत कर दी और उन्होंने सभी लोगों के सामने मैकडोनल्ड के पिज्जा को मैक फ्रोजन का नाम दे दिया। और उनका ये दाव मैकडोनल्ड को मात देने के लिए काफी था, जिसके कारण मैकडोनल्ड को सभी राज्यों में अपने मेन्यू में से मैक पिज्जा को हटाना पड़ा। बाप रे, इतना समय उतने पैसे खर्च करने के बाद उन्हें सचमुच एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा भाई। मैड मैक स्पैगेटी। लेकिन इटालियन फास्ट फूड मार्केट को मात देने की मैकडोनल्ड की कोशिश यहीं खत्म नहीं होती। जब मैक पिज्जा को लॉन्च किया गया था, उसी समय यूएस में फ्रेंचाइजीज ने अपने मेन्यू में कई पास्ता डिशेज ऐड किए थे। फेटुसीन अल्फ्रेडो और लेसग्ने के साथ मैक स्पैगेटी नामक एक स्पैगेटी और मीट बॉल डिश को भी लॉन्च किया गया था। वैसे तो लोग इस इटालियन डिश को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स अपने कस्टमर को बर्गर की दुकान पर पास्ता ऑर्डर करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और वो इसलिए क्योंकि घर पर सब स्पैगेटी तो बना सकते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड जैसा बिग मैक और फ्रेंच फ्राइज सब घर पर नहीं बना सकते। इसलिए मैकडोनल्ड ने अपने इस प्लान को भी एक बक्से में बंद कर दिया, जो शायद ही कभी मशहूर हो सकता था। लेकिन भले ही उनका ये प्लान अमेरिका में फेल हुआ हो, लेकिन जब उन्होंने अपनी ये डिश फिलीपींस में लॉन्च की तो ये लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गई। इसे यहाँ एक क्रिस्पी चिकन लेग के साथ बेचा जा रहा था, जिसके साथ सुपर स्वीट रेड सॉस काफी पॉपुलर है क्योंकि ये फिलिपिनो कस्टमर बेस को परफेक्टली मैच कर रहा था। शुगर है कि इसने अपनी जगह एशिया में बना ली, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि इटली में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चिटो बुरिटो। खाने के मामले में कई बड़े ब्रांड्स ने हमें कई सारी चीजें दी हैं, जैसे कि जॉली रेंचर सीरियल, स्निकर्स कॉफी मेट और फैंटा फ्लेवर के स्नैक पैक। लेकिन एक चीज जिसने इन्हें पॉपुलर नहीं बनने दिया वो था चीटोज और ये टैको बेल का मैशअप, जिसका नाम उन्होंने चीटो बरीटो रखा था। ये सीज्ड बीफ बटर राइस चीज और सॉस का एक फास्ट फूड फ्यूजन था, जिसमें उन्होंने चीजी चिप्स स्नैक का कॉर्न मील क्रंच ऐड किया था। हालांकि इस डील में ये कॉम्बिनेशन सुनने में काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे टैको बेल रेस्टोरेंट में $1 में बेचना शुरू कर दिया। ये बात 2016 की सिंसिनाटी ओही रेस्टोरेंट की है। हालांकि फास्ट फूड खाने वालों को लग रहा था कि उन्होंने एक सुपर क्रंची चीज से भरा हुआ रैप मिलने वाला है, लेकिन वास्तव में उनको जो मिला वो था टॉर्टिला के साथ लिपटी हुई निराशा। दरअसल जब उन्होंने अपनी सॉस में चीटोस को ऐड किया तो उसका ज्यादातर भाग नरम हो जा रहा था और उन्होंने इन टॉर्टिला को उसके स्वाद के हिसाब से चीजी फ्लेवर तक नहीं दिया। शुगर है कि ये अनहेल्दी यूनियन टैको बेल उसके मेन्यू तक नहीं पहुंच सका। सभी चीजों को चीजी बनाना इतना आसान तो नहीं होता मेरे दोस्त। क्रैक कैप्टन क्रंच डिलाइट्स। टैको बेल ने चीटो बुरिटो से पहले भी एक बार और जॉइंट ब्रांड वेंचर ट्राई किया था। ये बात बस एक साल पहले 2015 की है, जब टैक्स मैक्स चेन ने कैप्टन क्रंच सीरियल के साथ अपने हाथ मिलाए थे ताकि वे कैप्टन क्रंच डिलाइट्स बना सकें। और ये थे रंग बिरंगे डोनट्स जिन पर इस सीरियल को मसल का छिड़क दिया जाता था। आमतौर पर इन तले हुए डोनट्स पर मीठी मीठी चीजें डाल दी जाती हैं, इसलिए इन्हें सीरियल के साथ में रिप्लेस करना वाकई में एक बहुत ही अजीब आइडिया था। और ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इनके छेदों में भी दूध वाली आइसक्रीम भरी गई थी, जो लोगों को तले हुए सीरियल को खाने का अनुभव दे रहा था। और उसमें बुरी बात यह है कि ये सब कुछ ब्रेकफास्ट मेन्यू के तौर पर बेचा जा रहा था। मतलब अगर हम 1 डजन ये खाएं तो हम करीबन 1000 कैलोरीज का सेवन कर रहे हैं। मतलब सुबह सुबह हम 42 ग्राम इंटेक कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी भी इसे हेल्दी ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करूंगा।
किट कैट चोकोडोंट। क्या आपको लगता है कि इसके बाद टैको बेल्स ने किसी तरह के ब्रांड क्रॉसओवर नहीं किए होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि 2017 में उन्होंने अपने अमेरिकन डेजर्ट मेन्यू में एक नया चॉकलेटी मेन्यू ऐड किया जिसका नाम था द किट कैट चोकोडिला। उन्होंने बस अपनी ओरिजिनल चोकोडिला बे एक ब्रांड नेम को ऐड किया था ताकि वे अपनी डिश में थोड़ा सा क्रंच ऐड कर सकें। इसे यूके में 1 साल पहले ट्राई किया गया था, लेकिन वहां भी इनकी पाक कला पर संदेह किया गया था। जी हाँ, ये एक पाई सैंडविच है और शायद आपको इसका अंदाजा देखकर ही आ गया होगा। इस पे गलते हुए चॉकलेट सॉस में डली हुई वेफर को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने किटकैट को बाहर धूप में पिघलने के लिए रख दिया था। हालांकि कई लोगों ने इस तरह के टेक्सचर चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या आप उस चोकोडिला में इसे सारी लिक्विड कैंडी खाना पसंद करेंगे या फिर आप इसे सीधे कचरे के डब्बे में फेंक देंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। ससूपी बर्गर। अक्टूबर 2015 में बर्गर किंग ने हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था हैलोवीन वूपर। इस सैंडविच को इसका डार्क रंग देने के लिए उन्होंने इसमें A1 स्टीक सॉस और 1% से भी कम मात्रा में फूड डाई को मिलाया था। लेकिन किसे पता था कि इन बर्गर के कारण कुछ ग्राहकों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दरअसल उनकी पॉटी में हरा रंग नजर आने लगा था। पूरे देश में लोगों ने ट्विटर का सहारा लेकर लोगों को अपने टॉयलेट बाउल में मिले रंग के बारे में बताया और जल्दी ही ग्रीन पूप एक ट्रेंड बन गया। शुक्र है कि एमरल्ड टॉयलेट सिटी की ये ट्रिप उनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि बर्गर किंग ने FDA द्वारा निर्देशित फूड डाई की एक्सेप्टेबल मात्रा का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड ब्लू फॉर्म में। वैसे तो हमारी आंतें ज्यादातर रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन अगर किसी तरह के अवशेष रह जाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में मिक्स होकर हमारी पॉटी को हरे रंग में तब्दील कर देते हैं। हालांकि बर्गर किंग ने यह कबूल किया कि उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। तब तो मैं यही कहूंगा, तो बस हैलोवीन का ट्रिक और ट्रीट था ये। एंटी हैप्पी मील। कभी कभी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है, जैसे कि बर्गर किंग की रियल मील्स की कंट्रोवर्शियल रेंज। 2019 में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के नाम पर मैकडॉनल्ड्स के कुख्यात हैप्पी मील को टक्कर देने के लिए बनाए गए थे। उनका स्लोगन था कि कोई भी हर वक्त खुश नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने अलग अलग इमोशन बॉक्सेस रिलीज किए जो ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ ठीक ना होना भी ठीक है। वैसे तो ये एक स्मार्ट आइडिया था, लेकिन इस कैंपेन को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पता नहीं हर एक बॉक्स में क्या कुछ अलग रहता था। हर एक बॉक्स अलग था भी, या फिर बस ये किसी तरह का छलावा था, या फिर इसमें किसी तरह की दवा अंदर भरी गई थी। वो तो इसकी छोटी सी प्रिंट से ये पता चला कि ये तो बस एक वॉपर कॉम्बो मील था। लेकिन बर्गर से परे मानसिक स्वास्थ्य संदेश काफी तुच्छ प्रतीत होता है। मेरा मतलब है कि बर्गर किंग वास्तव में हर साल कितने जीवन को याद करने में सक्षम है। हालांकि इससे ये बात साफ हो जाती है कि मेंटल हेल्थ के नाम पर लोगों को बर्गर्स बेचना अच्छा नहीं लगा और इस आइडिया को दोबारा 2020 में रिपीट तक नहीं किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें बर्गर किंग पर इस छोटी सी गलती के लिए इतना सख्त होना चाहिए, क्योंकि किसे पता कि इस राजा ने अपने चेहरे के पीछे कितने दुख छिपाए हुए हैं। माउंटेन ड्यू मैडनेस। कैफीन हमें से बहुत सारे लोगों को सुबह उठने में मदद करता है। वैसे तो हमें से ज्यादातर इसे कॉफी के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन 2012 में टाको बेल अपने कस्टमर्स को कुछ और सर्व करने के बारे में सोच रहा था, जो था माउंटेन ड्यू AM नामक ग्लास में मीठा कैफीन युक्त ड्रिंक। ऑरेंज जूस का कार्बोनेटेड कैफीन युक्त और सुपर शुगरी माउंटेन ड्यू कॉम्बिनेशन में तो सुनने में ये काफी सिंपल सा लग रहा था। हालांकि अगर हम इसमें थोड़ा सा वोडका मिला दे तो इस ड्रिंक का सेमी एक्सेप्टेबल स्क्यू ड्राइवर या ड्यू ड्राइवर कॉकटेल में बदला जा सकता था। और टाको बेल इस आइटम को अपने ब्रेकफास्ट आइटम में बेच रहा था। और अब हम इस ड्रिंक को ग्राम्स के मामले में देखने जाएं तो इस 20 ऑन्स के कप में 46 ग्राम चीनी है। मतलब आप अपनी सुबह की कॉफी में 11 एक्स्ट्रा शुगर क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। हालांकि हम अगर 1 कप कॉफी पिए तो उसमें नो डाउट डबल कैफीन होगा, लेकिन यहाँ उठने के लिए कैफीन की कैसे जरूरत है भाई, जब आप इतनी ज्यादा चीनी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अचार की समस्या। कुछ लोगों को अचार हद से ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इसके बड़े से बड़े दीवाने भी इसे सुपर स्वीट सल्ची फॉर्म में कंज्यूम करने से पहले 2 बार सोचेंगे। लेकिन 2018 में US डाइविंग चेन सोनिक ने घोषणा की कि वे इसे आजमाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने समर टाइम मेन्यू में पिकल जूस स्लश को ऐड किया, जिससे पूरा देश शॉक्ड में था। हालांकि कुछ बहादुर लोगों ने इसे ट्राई किया, वहीं बाकियों ने इसे अपना मुंह बिगाड़ कर गटक लिया। लेकिन US वासियों को अपनी इस ड्रिंक की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई टेस्टर्स ने ये नोटिस किया कि सोनिक ने पानी के इस ड्रिंक को बहुत ज्यादा स्वीट बना दिया था। ऐसा लगता है जैसे फास्ट फूड कंपनी ने अचार के नेचुरल एसिडिटी की भरपाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अचार के सच्चे फैंस ने कहा कि भाई इसमें अचार का टेस्ट कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे ये आइडिया सोनिक के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ और उन्हें गलत दिशा की ओर ले गया।
जैलपेनोज जस्ट नो शेक। क्या आप अपने मिल्क शेक को स्पाइसी फॉर्म में पीना पसंद करेंगे? मुझे पता है आपको मेरा सवाल बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोनिक वालों के कारण ऐसा एक कॉम्बिनेशन हमारे बीच में मौजूद है और इसका नाम है द चॉकलेट कवर्ड जैलपेनो मिल्क शेक। ये ड्रिंक उनके समर मेन्यू का एक हिस्सा था जिसे उन्होंने अप्रैल 2014 में लॉन्च किया था। शुरुआत में लोगों को लगा था कि ये अप्रैल फूल का कोई मजाक था, लेकिन ये कोई मजाक नहीं बल्कि वास्तविकता थी। इनमें जैलपेनोज के बड़े बड़े टुकड़े नजर आ रहे थे और कुछ ड्रिंक्स को तो इनसे गार्निश भी किया जा रहा था। और ये कोई सादे अचार वाले जैलपेनोज नहीं थे, इन्हें ताज़ा ताज़ा इस ड्रिंक में ऐड किया जाता था ताकि उसे अच्छे से तीखा बनाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों को अपने होंठों पर ये तीखा ट्विस्ट पसंद आया, लेकिन बाकी के लोग इस ड्रिंक को देखकर ही डरते थे। और मुझे लगता है कि सोनिक को ये मैसेज अच्छे से मिल गया था कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि उन्हें इस मिल्क शेक को अपने मेन्यू से हटाना पड़ा था। क्रस्टी कुंड्रम। पिज्जा हट को हमेशा से ही उनके यमी चीजों से भरे क्रस्ट के लिए जाना जाता है। गोई मोज़रेला से लेकर मिनी हॉट डॉग तक सभी चीजें इतनी यमी होती है ना कि आप उसे किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा तभी तक था जब तक कि उन्होंने 2012 में अपना चीज बर्गर स्टफ्ड पिज्जा क्रस्ट लॉन्च नहीं किया था, जिसे मिडिल ईस्ट में क्राउन क्रस्ट पिज्जा के नाम से जाना जाता है। और इसके लॉन्च होने के बाद कई पिज्जा लवर्स को ऐसा लग रहा था कि कहीं पिज्जा हट पागल तो नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को देखा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी एक स्लाइस में आप 288 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। और अगर आप ये विशाल का पिज्जा अकेले पूरा खाते हैं तो उसका मतलब है कि आप 3000 कैलोरी का सेवन कर रहे हैं। मतलब ये कि एक औसत इंसान को जितनी कैलोरी खानी चाहिए उससे 1000 कैलोरी ज्यादा थी। यही नहीं, जब ये पिज्जा पाई डिलीवर होती थी ग्राहकों को इनका वो रूप नजर आता था जो तस्वीरों में मौजूद रूप से काफी अलग था। मतलब कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते थे। सच में इस बार पिज्जा हट बुरी तरीके से फेल हो गया। आंखें मूंदने वाले पोपोइज। आजकल कई ऐसे बिजनेस हैं जो लोगों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स या फिर फ्री ट्रीट्स देते हैं, लेकिन 2018 में फ्राइड चिकन चेन पोपोइज के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। अपने 3000वें रेस्टोरेंट की ओपनिंग का जश्न मनाने के लिए इस कंपनी ने अपने मेन्यू में शानदार दिखने वाले 24 कैरेट शैंपेन विंग्स को पेश किया। एक दिन के लिए अमेरिका के 4 सिलेक्टेड लोकेशंस पर लोग उन विंग्स का आनंद ले सकते थे, जिन्हें शैंपेन में डिप करके 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स से काटा गया था। हालांकि देश में मौजूद अन्य रेस्टोरेंट में भी खाने में एडिबल गोल्ड का इस्तेमाल लोग कर रहे थे। वे $214 की कीमत पर गोल्ड ग्रिल्ड चीज सैंडविच बेच रहे थे, या फिर 12 इंच का सोने से लैस पिज्जा, वो भी मात्र $2000 में। लेकिन पोपोइज इसे काफी किफायती $5 में बेच रहे थे। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उनका ये प्रोडक्ट जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब इस कीमत पर भला कौन इसका आनंद नहीं लेना चाहेगा। कद्दू के मसाले वाली फ्राइज। अगर मैं पंपकिन स्पाइस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर ऑटमन सीजन में दिखने वाली वाइट गर्ल्स के बारे में सोच रहे होंगे, जो कि पंपकिन स्पाइस लेट्स पीती हैं और ह्यूज बूट्स पहनती हैं और सभी चीजों को अपने इंस्टाग्राम में शामिल करती हैं। हालांकि सभी चीजों में पंपकिन स्पाइस डालने के क्रेज की शुरुआत अमेरिकन ने की थी, लेकिन जापान में ये काफी पॉपुलर हो गया था। 2016 में हैलोवीन मनाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में जापान अपनी सिग्नेचर फ्रेंच फ्राइज को चॉकलेट एंड पंपकिन स्पाइस सॉस के साथ बेच रहा था, जिसका नाम था द हैलोवीन चोको पोटैटो। इस अजीब फ्लेवर वाले कॉम्बो को फ्राइज की सॉल्टीनेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वे यहीं तक सीमित नहीं थे। कुछ समय बाद अक्टूबर में उन्होंने एक और डरावने स्वाद वाला सॉस जारी किया जिसका नाम था पर्पल पोटैटो। हालांकि कुछ लोगों को ये दोनों ही डिशेस काफी पसंद आ रही थी, वहीं बाकियों को ये मीठा और नमकीन कॉम्बिनेशन रास नहीं आ रहा था। हालांकि इस फीडबैक के बाद भी मुझे यकीन है कि जिन्हें ऐसा टेस्ट पसंद होगा वो जापान के लिए अपनी टिकट जरूर करवाएंगे। बेकार बेकन संडर्स। यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि फास्ट फूड कंपनीज में सबसे अजीब खाने की चीजों को सर्जित करने की भावना कब से जागी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि इस सबकी शुरुआत KFC के डबल डाउन सागा से शुरू होगी। हालांकि ये बात उससे भी पहले की है। वैसे इस प्रोडक्ट की शुरुआत 2012 में होती है, जब बर्गर किंग ने विचित्र बेकन सुंडे लॉन्च किया था। ये वनीला आइसक्रीम के स्कूप थे जिन्हें फज कैरामल और बेकन क्रम्बल से सजाया गया था। हालांकि बर्गर किंग को अपना ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन दुनिया इस ट्रीट के लिए तैयार नहीं थी। इस सुपर स्वीट सॉस को और सुप्रीम सोडियम वाले इस सॉस को जब लोग खाते थे तो उनका मुंह का स्वाद खराब हो जाता था। और हाँ, हर सर्विंग के साथ लोग खुद को 510 कैलोरीज की ट्रीट दे रहे थे, जो उनकी कमर पर भी नजर आने लगी थी।
गारिश ग्लिटर पिज्जा। यूनिकॉर्न्स बेहद सुंदर और जादुई जीव होते हैं, लेकिन सांता मोनिका में डैगवुड्स पिज़्ज़ोरियो का ग्लिटरी यूनिकॉर्न पिज्जा देखने में अभिशापित लगता है। ऑफिशियली इसे मैजिकल एएफ मार्गरीटा पिज्जा पाई के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क का ये स्टाइल स्टेपल बहुत सारे एडिबल ग्लिटर टॉपिंग के साथ आता है। हालांकि जब हम इन चीजी पीसेस को अलग करते हैं तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस डिश पर इतने ज़्यादा सूट नहीं करता। हाँ, एक बात पक्की है कि ये रंग बिरंगे पिज्ज़ा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 16 इंच के पिज्ज़ा पर इस टॉपिंग के लिए हमें $36 देने चाहिए? वहीं दूसरी ओर मार्गरीटा पिज्ज़ा मात्र $19 में आते हैं। सोचिए, आप इन बिना टेस्ट वाली टॉपिंग्स के लिए $17 ज़्यादा देंगे क्या? मुझे तो मैजिकल एएफ नहीं बल्कि एक्सपेंसिव एएफ लगता है ये। डू नॉट केयर बर्गर। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्राइड चिकन अच्छे हैं और डोनट्स भी, लेकिन KFC की मार्केटिंग टीम को ऐसा लगता था कि अगर वो इन दोनों को मिला दे तो उन्हें एक मीठी सफलता मिलेगी। इसीलिए 2019 में कैंटकी फ्राइड चिकन और डोनट सैंडविच को लॉन्च किया और ये टेस्टी ट्रीट मात्र $7.49 में उपलब्ध थी और इसमें 2 ग्लेड डोनट्स के बीच में एक तला हुआ चिकन बीच में रखा गया था। हालांकि व्लॉगर्स और रिव्यूअर्स ने तो तुरंत कहा कि कॉम्बिनेशन टेस्ट में तो अच्छा है और इसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। इस एक सिंगल सैंडविच में औसत वयस्क के लगभग पूरे दिन के फैट्स की मात्रा का सेवन था, जो लगभग 65 ग्राम होता है, और साथ में 40 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा होती थी, जो लगभग पूरे 10 क्यूब जितने शक्कर के साथ होती है। बाप रे, मुझे तो ये सुनकर ही दांतों में दर्द होने लगा। और अगर इस सैंडविच को एक ही डोनट के साथ बनाया जाता तो शायद हमारे मुंह पर इतना अत्याचार नहीं करेगा ये। लेकिन सच कहूं तो अगर इसे शक्कर के साथ इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं किया जाता तो इस मीठे से स्कैंडल की कीमत क्या होगी। डेजर्ट के साथ धोखा। पहली नजर में तो ये मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर जैसा लगता है, जो कि BBQ सॉस से लदा हुआ है और 2 बन के बीच में सैंडविच किया हुआ है। आप शायद इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बर्गर को मीट के टेस्ट के एक्सपेक्टेशन के साथ खाते हैं तो आपको यकीनन एक मीठा सरप्राइज मिलने वाला है। वो ब्राउन बेक्ड सेंटर वास्तव में दुनिया के प्रमुख हेजलनट स्प्रेड की एक परत है। न्यूटेला, ये आपको सिर्फ इटालियन मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में ही देखने को मिलेगा। इसे स्वीटी कॉर्न न्यूटेला नाम दिया गया है और ये हेजलनट स्प्रेड और कॉम्बिनेशन है जिसे मैकडॉनल्ड्स के रेगुलर बर्गर बन के साथ परोसा गया है। सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन ये तस्वीरों में जितना बड़ा लगता है ना, उससे काफी छोटा है। हाँ, इसके अंदर फिर भी 256 कैलोरी समा जाती है। वैसे इटालियन मार्केट में तो इसकी बहुत प्रशंसा की गई, लेकिन मुझे बाकी दुनिया का तो नहीं पता वो इस तरह के डेजर्टी बर्गर को खाने के लिए तैयार है भी या नहीं। वाटा लोटा वॉपर। जब माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में अपना विंडोज 7 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था तो वो इस इवेंट को ऐसा बनाना चाहते थे कि दुनिया इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। उन्होंने अपने इस अपकमिंग रिलीज को प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनीज के साथ दोस्ती की और इनमें से एक कंपनी थी बर्गर किंग। वैसे तो खाने और टेक के बीच में कुछ ज्यादा कॉमन होता नहीं, लेकिन इस बात ने बर्गर किंग को जापान में विंडोज 7 वूपर के नाम से डिश लॉन्च करने से नहीं रोक पाया। इसके अंदर 7 अलग अलग बीफ की पैटीज हैं और इनका वजन 2.2 पाउंड जितना है। लेकिन सच कहूं तो ये बर्गर मुझे खाने से ज्यादा सॉफ्टवेयर में हुए रेंडरिंग इशू जैसा लगता है। लेकिन इसकी कीमत उस वक्त 777 यान थी, मतलब उस वक्त इसकी कीमत $8.50 जितनी थी। हाँ, लेकिन यह अद्भुत वॉपर उस वक्त लोगों के बीच एक सेंसेशन बन गया था और पहले ही हफ्ते में इसके 10,000 यूनिट्स बिक गए थे, जो इस बात को साबित करती हैं कि ये डेस्क बाउंड कोडर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन इसकी साइज को देखकर मुझे लगता है कि जापान को उस वक्त लॉक्जो के कई मालों का सामना करना पड़ा होगा। क्या कभी भी आपको इन अजीबोगरीब फास्ट फूड आइटम्स को ट्राई करने का मौका मिला है, या फिर क्या आपने ऐसा कुछ देखा है जिसे देखते ही आपका मुंह खुला का खुला रह जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।